प्रीति सुन, तूने कल के व्रत की सारी तैयारी करवा दी ना? और पकवान क्या क्या बनेगा ये सब भी निश्चित कर लिया ना? कल तड़के की तैयारी शुरू करवा देना। विभूति को थोड़ी देर से उठाना। वैसे भी जब तक व्रत नहीं खोलेगी वह कुछ खा पी तो सकती नहीं, तो ऐसे में जितनी देर सोई रहे उतना अच्छा। कमला जी एक सांस में कहती चली गई और बोलते हुए उन्हें कदाचित इस बात का भान नहीं रहा था कि कल ही तो प्रीति की शादी की सालगिरह भी है। कितना चाव है प्रीति को सजने संवरने का, और कितने मन से सजती संवरती है इस दिन। पर इस साल जो वीरानी आई है प्रीति की जिंदगी में, उसका दर्द क्या कमला जी नहीं समझ पा रही हैं? क्या अपनी बहू के लिए वट सावित्री के व्रत की तैयारी करवाते हुए उन्हें अपनी बेटी के दर्द का अंदाजा नहीं लग रहा है? आखिर एक माँ इतनी हृदयहीन कैसे हो सकती है? प्रीति के मन में यह सवाल तब आया जब माँ ने उसे विभूति के लिए लाई साड़ी दिखाते हुए कहा, ये रंग बहू पर खूब खिलेगा। एक तो वो साफ रंग की ठहरे और दूजे वो नई नौतर है और उसकी पहली व्रत सावित्री पूजा है, तो थोड़ा अच्छे से करना सब। तुम ये हमारी हरी वाली साड़ी पहन लेना। नई नहीं है तो क्या, कुल मिलाकर हमने 2 बार ही तो पहनी है। अब इस साल तुम सुहागिन नहीं रही, नहीं तो तुम्हें लिए भी कोई लाल नारंगी साड़ी लाते। अब तुम्हारा ऐसा दुर्भाग्य का दिन आया तो क्या कहें। इधर कमला जी कहे जा रही थी, इस बात से किंचित बेखबर कि उधर प्रीति के दिल पर क्या गुजर रही होगी। तभी विभूति आई और किलकुलर अपने मेहंदी लगे हाथ दिखाते हुए बोली, ये देखिए माँ जी, मेरे हाथ की मेहंदी कैसी रची है। उसे देखकर कमला जी बलाया लेते हुए बोली। प्रीति का मन रोने रोने को कर रहा था और वो कहना चाह रही थी कि माँ, मुझे यह सब तैयारी करना अच्छा नहीं लग रहा है। तभी कमला जी ने एक ऐसा शगुफा छोड़ा कि प्रीति से एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ। एक बात तो अच्छी हुई प्रीति कि तेरी शादी और तेरे तलाक से मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि नई बहू को कैसे रखना चाहिए। तेरी सास तुझसे जो बुरा व्यवहार करती थी उससे सीख लेकर मैं भी बहू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। मैं तो अपनी बहू से बहुत ही से अच्छा व्यवहार कर रही हूँ ताकि उसको चोट ना पहुंचे। तेरे उदाहरण से ये तो अच्छी तरह समझ गई हूँ कि एक बहू को क्या चाहिए और उसे अपनी सास से क्या उम्मीद रहती है। इसलिए मैं अपनी बहू के साथ कोई गलती नहीं करूंगी ताकि मेरी बहू भी तुम्हारी तरह कहीं तलाक ना ले ले। माँ, आप शायद भूल रही हैं कि मैं तलाक नहीं लेना चाहती थी, बल्कि मैं चाहती थी कि आप लोग सब मिलकर के मेरे ससुराल वालों को समझाएं। लेकिन आपने और पापा जी ने मिलकर मेरा जबरदस्ती जोगिंदर से तलाक करवा दिया है। ना चाहते हुए भी प्रीति की आवाज थोड़ी तल्ख हो गई थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे और होंठ कंपक कंपा रहे थे, लेकिन आज उससे बोले बिना नहीं रहा गया। थोड़ी देर के लिए कमला जी बिल्कुल स्तब्ध रह गईं और विभूति का चेहरा भी पक्का पड़ गया। फिर कमला जी ने बहू की उपस्थिति का भान किया तो थोड़ा संभल कर बोली, ये तुम क्या कह रही हो प्रीति? तुम ही तो वहां पर परेशान थी। उन लोगों ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया था। आए दिन तुम्हारी सास तुम्हें ताने दिया करती थी और जोगिंदर का व्यवहार भी तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं था। इसलिए तो तुम्हारा भाई जाकर तुम्हें ससुराल से ले आया था, और जब उन लोगों ने कोई खोज खबर नहीं ली तो हमें केस करना पड़ा। लेकिन माँ, कोई और रास्ता भी तो हो सकता था। हमेशा रिश्ते को अंत करने के लिए आर या पार ही क्यों सोचा आप लोगों ने? बोलकर प्रीति सिसकने लगी। अब तक कमला जी को प्रीति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब कमला जी को अपनी बेटी पर थोड़ी दया आ गई। मत रो मेरी बच्ची, अब जो हो गया सो हो गया। अब हम क्या करें? तेरा तलाक तो हो गया, पर बेटा, तुमने आज के पहले कभी अपना दर्द नहीं बताया, और तुम जिस तरह से हमेशा खुश रहती थी और जोगिंदर से अलग होने के बाद कितनी बार तुमने कहा कि अच्छा हुआ तलाक हो गया, तो हमें लगा कि तुम खुश हो, और इसके अलावा तुम्हें जोगिंदर को कभी याद करते हुए भी हमने नहीं देखा। कमला जी के पास उनका अपना तर्क था और प्रीति के पास उसका अपना दर्द था। उस वक्त प्रीति चुप रह गई और रोते रोते अपने कमरे में चली गई। कदाचित वह नहीं चाहती थी कि उसकी भाभी के सामने उसकी असफल शादीशुदा जिंदगी की बखिया उधेड़ दी जाए, पर प्रीति की बात सुनकर कमला जी एकदम स्तब्ध रह गई थी। हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली अपनी बेटी की कड़वाहट भरी हुई बातें और उसकी आंखों में आंसू देखकर वह सोचने को विवश हो गई थी कि उन्होंने अपनी बेटी का तलाक करवाकर
कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी है। अभी जोगिंदर और प्रीति के तलाक की आखिरी हियरिंग बची हुई थी। कमला जी ने सोचा कि वह अविनाश जी से बात करके एक बार दोनों के सुलह की बात कहकर देखेंगी, लेकिन वह अंदर ही अंदर इस बात को भली भांति जानती थी कि प्रीति से एक गलती हो गई थी और दूसरी गलती कमला जी और अविनाश जी से हो गई थी। एक माता पिता के नाते उन्होंने अपनी बेटी का दर्द तो समझा, लेकिन यह नहीं समझ पाए कि उनकी बेटी के मन में अपने पति के लिए अभी भी जगह है। दरअसल कमला जी और अविनाश जी के 2 संतान थी, बेटा विजय और बेटी प्रीति। प्रीति पढ़ी लिखी थी और जब उसने MA कर लिया तब उन्होंने एक रिश्तेदार के मार्फत आए रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी, और जो रिश्तेदार ये रिश्ता लेकर आए थे वह कमला जी के भाई अनिल थे। इसलिए उन लोगों ने ज्यादा छानबीन भी नहीं की थी। हालांकि प्रीति के ससुर एक रिटायर्ड अफसर थे और उनका बड़ा बेटा जोगिंदर और पीछे 2 छोटी बहनें नीला और सुशीला थी। प्रीति की सास उषा जी दबंग और बदमाश महिला थी, जिन्होंने अपने बेटे की शादी सिर्फ दहेज के लिए की थी, और प्रीति का पढ़ा लिखा और सलीकेदार होना उन्हें बहुत ही अखरता था। शादी के बाद प्रीति कई तरह से उस घर में सब पर भारी पड़ रही थी। एक तो वह देखने में भी उनकी दोनों बेटियों से सुंदर थी और पढ़ी लिखी भी थी, तो जो भी आता सब उषा जी को यही कहता कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी बहू मिली है। बदले में उषा जी मुंह पिचकाकर यही कहती थी कि हाँ, देखने में तो सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है, लेकिन घर का कामकाज कुछ नहीं आता और बेसौर भी है। इसके साथ ही वह यह भी जोड़ देती थी कि इसी तो घर का कोई काम नहीं आता और ना ही कुछ दान दहेज लाई है। बहू के माँ बाप किसी काम के नहीं हैं। प्रीति की सास के ऐसा कहने से रिश्तेदारों का नजरिया प्रीति के प्रति बदल जाता था और वह उसे बहुत ही हेय दृष्टि से देखने लग जाते थे। अब जब दोनों ननंदें भी प्रीति के प्रति ईर्ष्या की भावना रखने लगी थी, बात बात पर प्रीति को ताने देना, उसे नीचा दिखाना और उसके काम को गलत बता देना तो दोनों बहनों का रोज का काम हो गया था। और इसके साथ ही प्रीति की सास उषा जी भी अपनी बेटियों का ही साथ देती थी और वह चाहती थी कि कैसे भी करके प्रीति यह घर छोड़कर चली जाए। उन्हीं दिनों प्रीति ने गौर किया कि प्रीति के घर के बगल में भी एक महिला थी, रमाबेन, जो अपनी बहू अमला को वह बहुत सताती थी। अमला बड़े घर की इकलौती बेटी थी। वह सास के ताने उल्हाने ना सह सकी और पति का भी साथ नहीं मिलने की वजह से वह बहुत टूट गई और एक दिन उसके पिता उसे आकर ले गए और अपने पीछे दहेज का सारा सामान छोड़कर चली गई थी। इससे उषा जी को भी एक आइडिया मिल गया और उस दिन के बाद से वह भी प्रीति को और भी ज्यादा सताने लगी थी ताकि प्रीति भी घर छोड़कर चले जाए और सारा सामान हड़प कर वह अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा दे। यहाँ दोनों परिवारों में एक ही अंतर था कि प्रीति बहुत सहनशील भी थी और समझदार भी। वह बहुत कोशिश कर रही थी कि ये रिश्ता ना टूटे। हालांकि जोगिंदर माँ के सामने तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन अकेले में उसके जख्मों पर मरहम लगाता और उसे बहुत प्यार करता था और यह भी कहता था कि उसे बचपन से माँ ने बहुत दबा कर रखा गया है, इसलिए वो आवाज नहीं उठा पा रहा है। इस पर प्रीति अपने पति के गले लगकर बोली, कोई बात नहीं, अब बस आप मेरा साथ देना और आप कभी कभी जब अम्मा जी और दीदी जी मुझे बहुत परेशान करती है तब उन्हें बोलना कि मुझे इतना ना सताया करें। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती और मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरा ये घर टूटे। इस पर जोगिंदर ने भावुक होकर प्रीति को गले लगा लिया था और उसके माथे पर चुंबन अंकित करते हुए बोला, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। उस दिन सुबह प्रीति के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वह बार बार कनखियों से जोगिंदर को देख रही थी और जोगिंदर भी उसकी नजरों से निहाल हो जाता था। ये बात चुपके से उषा जी ने गौर कर ली थी और सबसे बड़ा बम तो तब टूटा जब जोगिंदर और प्रीति में थोड़ा थोड़ा भावनाओं का आदान प्रदान होना शुरू हो गया था और ये बात उसकी खड़ूस सास उषा जी से छुपी नहीं रही। और अब उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा कि उषा जी के सामने ही कोई बम फटा हो। जोगिंदर ने नाश्ता करते हुए पराठे का एक टुकड़ा जब प्रीति के मुंह में खिलाया, तब ये देखकर सब अवाक रह गए और उषा जी के अंदर जलन की आग भड़क उठी। वह तुरंत नाश्ते की टेबल से उठ गई और उनके पीछे पीछे दोनों बेटियां नीला और सुशीला भी पीछे पीछे कमरे में चली गई।
थोड़ी देर तक पता नहीं तीनों क्या पट्टी पढ़ाती रही। थोड़ी देर बाद जब वह अपने कमरे से बाहर आई तो जोगिंदर ऑफिस जाने को निकल रहा था और प्रीति उसे हाथ हिला रही थी। ये रोमांटिक दृश्य जिसे देखकर किसी तरह उषा जी ने अपने आप को चुप किया और दोनों बेटियों को चुप रहने का इशारा किया। उस दिन सुबह तो दोनों का नजरों का खेल उषा जी देखती रही और जल्दी बुनती रही, और शाम में तो और भी गजब हो गया। शाम में जोगिंदर जब ऑफिस से आया तो बहुत खुश था और वह समोसे और जलेबी भी लेकर आया था। अब उषा जी के लिए ये सब देखना एक तरह से असहनीय होता जा रहा था। इधर जोगिंदर और प्रीति एक दूसरे के करीब आ रहे थे और उषा जी को ये एक तरह से खतरे की घंटी लग रही थी। उन्हें पता था कि सुंदर और समझदार बीवी के गिरफ्त में आने के बाद जोगिंदर समझदार हो जाएगा और अपने प्रति हुए अन्याय के बारे में भी उसे पता चल जाएगा। तो शायद वह अपने माँ और बहनों को छोड़कर अलग रहने लग जाए। वह किसी तरह योजना बनाने लगी थी कि ऐसा क्या करें कि जोगिंदर की नजरों में प्रीति गिर जाए, और उन्हें बहुत जल्दी ही मौका मिल गया। एक दिन प्रीति जब अपने कमरे में रो रही थी, उस दिन जोगिंदर दफ्तर से जरा जल्दी आ गया था और उसने अपनी माँ और बहनों की तीखी आवाज सुन ली थी कि दोनों प्रीति को किस तरह सता रही थी। दरअसल उषा जी अपनी दोनों बेटियों को कह रही थी कि तुम्हें पता है मैं अभी और भी सख्ती बरतने वाली हूँ, ताकि प्रीति किसी तरह से ये घर छोड़कर चली जाए, नहीं तो तुम्हारा भाई दिन प्रतिदिन उसके प्यार में फंसता चला जाएगा और एक दिन वह उसे भड़काकर इस घर से अलग कर लेगी। फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? जोगिंदर से अपनी पत्नी का दर्द नहीं देखा गया और उसने जाकर अपनी माँ से वह कह दिया जो उसने कभी नहीं कहा था। माँ, आप लोग प्रीति को सताना छोड़ दो। आप लोग ये सोचते हो ना कि प्रीति मेरे कान भरती है या फिर मुझे तुमसे अलग करने के लिए कहती है। ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। अगर आप उसको प्यार करोगे तो वह भी इस घर को अपना मान कर रहेगी। यह देखकर उषा जी और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। उसके बाद उषा जी प्रीति पर अत्याचार बढ़ा देती है। प्रीति का घर में रहना मुश्किल हो जाता है। एक दिन प्रीति ने रोते रोते अपनी माँ को फोन कर देती है तो प्रीति की माँ कमला जी से नहीं रह जाता है। वह उसके भाई को भेजकर उसे मायके बुलवा लेती है। इस बीच कमला जी हमेशा प्रीति को उसके ससुराल वालों के लिए भड़काती रहती थी, जिसकी वजह से प्रीति अपनी ननंद और सास से सामंजस्य बैठाने में और मुश्किल महसूस कर रही थी। जब प्रीति मायके आ गई तो उसके पिता ने उसके ससुराल वालों पर केस करवा दिया। प्रीति ने भी अपने माता पिता के दबाव में आकर डोमेस्टिक वायलेंस का केस तो कर दिया, लेकिन वह मन ही मन में जोगिंदर से प्यार करती थी, उसको भूल नहीं पा रही थी। और अब जब उसकी माँ और भाभी ने पूजा की थाली को भी उसे तैयार करने को कहा तो उसे बहुत दुख हुआ। यह सब उसकी भाभी चुपचाप देख रही थी। अब प्रीति ने समझ लिया था कि अब क्या हो सकता है, यही उसकी नियति है। तो प्रीति की माँ कमला जी को अब अपनी बेटी का दर्द अच्छी तरह समझ में आ रहा था और वह धीरे धीरे अपनी लाडली के मन को समझने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने जब प्रीति से हर पहलू पर बात की तो पाया कि उनकी बेटी अपने पति जोगिंदर से बहुत प्यार करती थी और वह जोगिंदर के बिना नहीं रह सकती थी। इधर जोगिंदर थोड़ा दब्बू था और आसानी से अपनी माँ और बहनों के कहने में आ जाता था, लेकिन वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। कुल मिलाकर सारा माजरा पैसे का और जलन का ही तो था। प्रीति की सास की ईर्ष्या प्रीति से अनहद बढ़ गई थी। प्रीति जोगिंदर को अपने मन की बात बताना चाहती थी। एक दो बार उसने कहा भी कि उसकी माँ और बहनों से बहुत परेशान करते हैं। जोगिंदर जब प्रीति के पास रहता तो उसकी बात सुनता, समझता और उसे आश्वासन देता कि वह इस बाबत जरूर अपनी माँ से बात करेगा, लेकिन अपनी माँ और बहन के सामने उसकी हिम्मत जवाब दे जाती थी। इधर जब तक जोगिंदर प्रीति के पास रहता वह उसके सामने सास और ननद की बुराई करती, और उधर जब जोगिंदर माँ के पास जाता तो माँ और बहनें उसे प्रीति के खिलाफ भड़काती थी। इससे जोगिंदर किंकर्तव्य विमूढ़ होकर बहुत कंफ्यूज रहने लगा था। धीरे धीरे जोगिंदर ने प्रीति से बातें करना कम कर दिया क्योंकि वह हमेशा शिकायत करती थी, और उधर प्रीति से बात करने से उसकी माँ और बहन भी उससे नाराज रहती थी। पति की बेरुखी से प्रीति टूटती जा रही थी और सास ननद भी यह बात अच्छी तरह महसूस कर रही थी कि अब जोगिंदर प्रीति को पहले की तरह प्यार नहीं करता और ना ही उसके बाद सुनता है
और ना ही दोनों हाथों में हाथ डालकर बाहर घूमने जाते हैं। कुल मिलाकर दोनों पति पत्नी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह बात बाद घर में सबको पता चल गई थी। उन दोनों की लड़ाई को देखकर सास को बड़ा मजा आ रहा था और उन्हें अपनी मंजिल नजदीक आती हुई लग रही थी। जोगिंदर इतना भड़काने के बावजूद भी प्रीति पर भरोसा कर लेता और उसके साथ रिश्ते को निभा ले जाता। मगर तभी एक ऐसी घटना घट गई जिससे जोगिंदर के मन में प्रीति के लिए अविश्वास आ गया और दोनों एक दूसरे से दिल से दूर होने लगे। दोनों के मध्य विश्वास तोड़ने का काम उसकी सास ने ऐसा किया कि उसके बाद दोनों का साथ रहना मुश्किल हो गया। प्रीति की बड़ी ननद सुशीला की शादी की बात चल रही थी। लड़के वाले जब उसे देखने आए तो उन्होंने प्रीति की बहुत तारीफ की। एक तो उसके रूप और गुण की तारीफ की और साथ में संजोग से सुशीला का होने वाला पति रजत प्रीति के कॉलेज का सीनियर निकल गया। देखने में हैंडसम और सलीकेदार रजत प्रीति को यहाँ पर देखकर चौंक गया और फिर उसने सबको बताया कि वह प्रीति के कॉलेज में सीनियर हुआ करता था। फिर बातों ही बातों में कुछ कॉलेज की कुछ सामान्य बातें निकल आई और दोनों किसी बात पर एक साथ हंस पड़े। यह देखकर सुशीला को मिर्ची लगी, लेकिन इसके साथ ही उषा जी के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आ गया। वैसे भी उषा जी किसी भी तरीके से प्रीति को नीचा दिखाना चाहती थी और आज उन्हें ऐसा मौका मिल गया और उन्हें यह भी पता था कि ऐसे मौकों का फायदा किस तरह उठाया जा सकता है। उस दिन तो मेहमानों के जाने के बाद उषा जी ने सिर्फ अपनी बेटी सुशीला को भड़काया, यह कहकर देखा नहीं आज अपनी भाभी के लक्षण, तेरी भाभी कैसे तेरे होने वाले पति से हंस हंस कर बात कर रही थी। ये कोई भले घर की बहू के लक्षण है। वैसे बात तो बिल्कुल मामूली सी थी, पर उषा जी ने जिस ढंग से इस बात को सबके सामने रखा, उससे सबका ध्यान प्रीति पर चला गया और जोगिंदर ने भी अचानक याद करने की कोशिश की तो याद आया कि प्रीति और रजत कुछ बात तो कर रहे थे। रजत प्रीति का सीनियर था। ये बात भी जोगिंदर ने सुना था। वैसे कहना ना होगा कि रजत जोगिंदर से ज्यादा हैंडसम था और चूंकि प्रीति उसे पहले से जानती थी तो दोनों ने कुछ देर हंसकर बात भी कर ली थी। इसलिए जोगिंदर के मन में उतना ज्यादा बुरा ख्याल तो नहीं आया। उस वक्त तो उसे प्रीति पर सिर्फ गुस्सा आया और रजत पर भी नाराजगी थी। उस शाम को प्रीति ने जोगिंदर से कुछ पूछने की कोशिश की तो उसने बड़ी ही रुखाई से जवाब दिया, जिसे देखकर उषा जी बहुत खुश हो गई कि दोनों पति पत्नी के बीच अभी भी तनाव बाकी है। बस उन्होंने इस मौके का एकदम जबरदस्त फायदा उठाया। अब इसे संजोग कहें या कुसंजोग, ऐसा हुआ कि रजत की तरफ से सुशीला के रिश्ते के लिए ना आ गई। इस बात से पूरे घर में मातम सा छा गया। सब बहुत दुखी हो गए। सुशीला ने तो रो रो कर पैर पटकना ही शुरू कर दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। घर का ऐसा गमगीन वातावरण देखकर जोगिंदर को भी बहुत दुख हो रहा था। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो सोच रहा था कि जाकर रजत से पूछे कि उसने उसकी बहन का दिल क्यों दुखाया। रजत चुपचाप अपने घर की छत पर खड़ा था कि तभी उषा जी उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, सुशीला का रिश्ता टूट गया बेटा। वो बहुत दुखी है और मेरे मन को भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ ऐसा क्यों हुआ। रजत और नीतू जी ने सुशीला की फोटो को देखकर उसे पसंद भी किया था। उसे पसंद आ भी गई थी, जब तक कि इतना कहकर उषा जी ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। जोगिंदर ने अपनी माँ की तरफ देखा और उसे भी आश्चर्य हुआ कि आखिर माँ ऐसा क्या कहना चाह रही है। इसलिए उसने अपनी बात पर जोर देकर बोला, क्या बात है माँ, खुलकर बताओ ना। रजत ने सुशीला से रिश्ते के लिए क्यों मना कर दिया? जोगिंदर की जिज्ञासा और उत्कंठा को और बढ़ाते हुए उषा जी ने बड़े ही धीमे स्वर में और भेद भरे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारी पत्नी प्रीति का कॉलेज के समय में रजत के साथ कोई चक्कर चल रहा था। देखा नहीं, आज दोनों एक दूसरे से कितने हंस हंस कर बात कर रहे थे। और रजत को तो सुशीला पसंद आ गई थी, लेकिन प्रीति ने आकर सब गड़बड़ कर दिया। देखो बेटा, हो ना हो, एक प्रीति ने ही उसे फोन करके मना कर दिया होगा कि वह सुशीला से रिश्ते के लिए मना कर दे, क्योंकि एक तो वह अपनी किसी ननद को पसंद नहीं करती और दूसरा वह क्यों चाहेगी कि उसके प्रेमी की शादी उसकी ननद से हो। उषा जी ने तो अपनी ईर्ष्या और जलन की बातें कह दी और इधर जोगिंदर के कानों में ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिघला शीशा उंडेल रहा है।
आज तक भले वह और प्रीति आपस में लड़ते झगड़ते थे, लेकिन जोगिंदर को प्रीति पर विश्वास था। अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग के बारे में सुनकर जोगिंदर का दिमाग भन्ना गया। जोगिंदर को अचानक से प्रीति बेवफा लगने लगी और उसके मन में उसके लिए गुस्सा ही गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से उषा जी को सिर्फ इतना ही कहा, अगर ये बात सच है माँ, तो मैं प्रीति को कभी माफ नहीं करूंगा। उसने मेरी बहन का घर बसने से पहले उजाड़ दिया। ये उसने अच्छा नहीं किया माँ। और जरा सोचो, सुशीला को कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैं अपनी बहन को दर्द में नहीं देख सकता। उषा जी एक बेहद चालाक महिला थी। उन्होंने देख लिया कि अभी लोहा गर्म है, इसी समय चोट करना सही रहेगा। इसलिए उन्होंने फटाफट जोगिंदर के कान भर डाले। बस बेटा, तू अपनी बहन का दर्द नहीं देख सकता ना? एक बार प्रीति के भाई को भी ऐसा ही दर्द देखने दे कि जब बहन का रिश्ता टूटता है तो कैसा लगता है। पर माँ, मुझे नाराजगी तो प्रीति से है, उसके भाई से नहीं, जोगिंदर ने कहा। तो उषा जी ने उसे एक और पट्टी पढ़ाई और फिर उषा जी की बात मानकर जोगिंदर ने प्रीति के साथ खराब व्यवहार करना शुरू कर दिया। तंग आकर प्रीति रोज अपने मायके फोन करती तो वहां से भी कमला जी उसे यही कहती, सबको छोड़कर चलिया, तभी इनका दिमाग ठिकाने आएगा। क्योंकि जोगिंदर के मन में अभी भी कहीं ना कहीं प्रीति के लिए विश्वास तो था, पर अब प्रीति भी उससे चिढ़कर रहने लगी थी। इससे रिश्ते के नाजुक धागे भी टूटने लगे थे। उसके बाद तय प्रोग्राम के मुताबिक रक्षाबंधन पर प्रीति का भाई विजय आकर जब उसे मायके ले गया तो कमला जी ने उसके कान भरकर उसका दिमाग इतना खराब कर दिया कि उसने जोगिंदर और ससुराल वालों से बातचीत करना ही बंद कर दिया। दूरियां बढ़ती ही गई। प्रीति मायके तो आ गई थी और शुरू में उसके मन में बहुत गुस्सा भी था। उसके मन में ये भी था कि एक ना एक दिन जोगिंदर उसे मनाने के लिए जरूर आएगा। वैसे तो वह गुस्से में उसे फोन नहीं करती, लेकिन हर दिन उसके फोन का इंतजार जरूर करती थी। उधर बेबी के मन में चल रहे उथल पुथल से अनभिज्ञ कमला जी ने जब देखा कि प्रीति के ससुराल वाले उसे फोन भी नहीं कर रहे हैं और ना उसे वापस बुलाना चाह रहे हैं, यहाँ तक कि जोगिंदर भी जब फोन नहीं कर रहा है तो उन्होंने और अविनाश जी ने आपस में बात की लगता है। प्रीति के ससुराल वाले प्रीति को अपने पास वापस नहीं बुलाना चाहते। अभी दोनों ही तरफ नाराजगी होगी। कुछ दिन और देख लेते हैं, अविनाश जी ने कहा। तो इस पर प्रीति की माँ कमला जी बिदक कर बोली, और कितना इंतजार करें? प्रीति की शादी को 2 साल हो गए, अब तक उनका दिमाग ठिकाने नहीं आया। और प्रीति कह रही है कि एक दिन जोगिंदर शराब पीकर उस पर चिल्लाया भी था और फिर उसे कुछ अपशब्द भी कहे थे। तो इसमें हम क्यों ना केस कर दे? हमें दहेज का सामान की वापस मिल जाएगा और जोगिंदर से मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि अविनाश जी बेटी को दोबारा भेजकर या जोगिंदर को बुलाकर समझाना चाहते थे, लेकिन कमला जी ने साफ मना कर दिया, यह कहकर कि अब इस रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं बची है। सो अब प्रीति को मुक्ति दिलाना ही सही रहेगा और तलाक ही एकमात्र उपाय है। चलिए केस कर दीजिए। उनकी बात मानकर अविनाश जी ने केस कर दिया। इस केस के परिणाम से अनभिज्ञ प्रीति सोच रही थी शायद इस धमकी से डरकर जोगिंदर उसके पास माफी मांगने आया था और उसके ससुराल वाले सुधर जाएंगे और उसे वापस अपने पास बुला लेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उधर उषा जी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि प्रीति वापस आए और इस केस के बारे में प्रीति को उतनी जानकारी नहीं थी और वह यह भूल गई थी कि एक बार केस करने के बाद दोबारा पैचअप होना मुश्किल होता है। उधर जोगिंदर को इस बात की नाराजगी थी कि प्रीति तो कुछ दिन के लिए मायके गई थी और जाने से पहले उसने कुछ कहा भी नहीं और चुपचाप चली भी गई और वहां से उसने केस कर दिया। अब उषा जी जब भी जोगिंदर को भड़काती थी तो उसे अपनी माँ की सब बातें सही लगती थी। उसने भी खुद को वक्त के हाथों छोड़ दिया। अब तो उषा जी की मनोकामना भी पूरी होते होते रह गई, क्योंकि केस करने की वजह से उन्हें प्रीति का सारा सामान और कपड़े वापस करने पड़ गए थे। इधर जोगिंदर और उसके परिवार वालों की बदनामी हो रही थी तो सुशीला का रिश्ता भी कहीं नहीं हो पा रहा था। यह सब अपनी जगह था, पर जोगिंदर और प्रीति एक गलत फहमी मन में पाले हुए थे और उन्हें आपस में बात करने का मौका भी नहीं मिल पा रहा था। वैसे दोनों के पास फोन था, वो चाहते तो कभी भी एक दूसरे से बात कर सकते थे,
पर अब उनके बीच गलतफहमी की दीवार से भी एक और बड़ी दीवार खड़ी हो गई थी, जिसे ईगो की दीवार कहते हैं, जो किसी भी रिश्ते को खत्म करने के लिए काफी होता है। दोनों के माता पिता अपने अहम और स्वार्थ में ये नहीं देख पा रहे थे कि जोगिंदर प्रीति को कितना प्यार करता है और उसके बिना अधूरा सा हो गया है। और इधर प्रीति भी तो तिल तिल कर जल रही थी। अब तो तलाक की कार्यवाही पूरी हो चुकी थी। सिर्फ जोगिंदर के वकील के बीमार हो जाने की वजह से उनकी फाइनल हियरिंग टल गई थी। प्रीति मन ही मन घुट रही थी। उसका मन जोगिंदर से बात करने को, उसकी बात सुनने को, अपना दर्द कहने को इतना तड़पता था, पर वह कुछ झिझक तो कुछ स्वाभिमान के तहत आगे बढ़कर कुछ नहीं कर पा रही थी। मन ही मन रोती रहती और घुटती रहती थी। अब उसे अपनी दुनिया वीरान लगने लगी थी। उसने तो सोचा ही नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। निकली थी वापस जाने को, और अब माता पिता के अंधे प्यार ने उसकी वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। उधर जोगिंदर की तड़प की तो बात ही अलग थी। वो बेचारा तो अपने मन की बात किसी को कह भी नहीं सकता था। उसकी माँ उषा जी खुद अपने ही बेटे की खुशियों के दुश्मन बन बैठी थी, तो कोई क्या कर सकता था। दोनों बहनें भी अब जोगिंदर से बहुत कम ही बात करती थी और घर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण रहता था। खैर, प्रीति के तथाकथित ससुराल का माहौल तो खराब था ही, पर इधर प्रीति के घर में एक बदलाव आया था जिससे प्रीति बहुत विचलित हो गई थी। प्रीति के बड़े भाई विजय की शादी की बात चलने लगी थी। प्रीति को उस दिन बहुत दुख हुआ, जिस दिन लड़के वाले तिलक करने आए और उसकी माँ ने उसे मेहमानों के सामने आने से मना कर दिया था। उसके बाद जब विजय की शादी तय हो गई तो उसकी माँ बड़े उत्साह से अपनी होने वाली बहू की खरीदारी करती थी। तब प्रीति को बहुत दुख होता था, क्योंकि एक तरफ तो उसका सिंगार उतर रहा था और दूसरी तरफ माँ अपनी बहू पर सिंगार चढ़ाने की तैयारी कर रही थी। अब चूंकि प्रीति का तलाक फाइनल हो चुका था, तो प्रीति सिंदूर और बिंदु वगैरह तो लगाती नहीं थी। तो अपने आप को जब वह दर्पण में देखती थी तब उसे बहुत दुख होता था। इससे भी बढ़कर प्रीति को आश्चर्य होता कि उसकी माँ को उसका दुख क्यों नहीं दिखता था। भाई की शादी में भी प्रीति बुझी बुझी सी रही, और जब भाभी आ गई तब तो वह अपनी माँ से और भी दूर होती जा रही थी। और उधर कमला जी अपनी नई नवेली बहू विभूति में रमती जा रही थी। जिस तरह से कमला जी अपनी बहू का ख्याल रखती थी और अपनी बहू को कभी नहीं डांटती थी, तो उसे देखकर प्रीति को लगता था कि काश उसकी सास भी उससे ऐसे ही प्यार करती। यह सोचकर प्रीति मन मसोस कर रह जाती थी कि एक तरफ तो उसकी माँ उससे सास से खराब व्यवहार करने को उकसाती रही थी और खुद अपनी बहू के साथ कितना अच्छा रिश्ता जोड़े बैठी थी। अब धीरे धीरे प्रीति को अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा था। वह कभी कभी सोचती कि क्या जोगिंदर भी उसको याद करता होगा, क्या उसका मन नहीं करता होगा कि कभी प्रीति की खबर ले। पर वह तो कोर्ट में भी उससे बात नहीं करता था। हाँ, एक दो बार जब उन्हें एकांत मिला तब जोगिंदर उससे बात करने की कोशिश करता तो उषा जी या नीला सुशीला आकर उसे अलग बुलाकर ले जाती थी। इधर प्रीति के माता पिता भी जोगिंदर से ज्यादा एलिमनी लेने के चक्कर में उनके साथ संधि के सारे रास्ते बंद किए दे रहे थे। कदाचित वह यही जानते थे कि प्रीति अब ससुराल वापस नहीं जाना चाहती और उसे जोगिंदर में कोई रुचि नहीं है। आखिर वो माता पिता थे और अपनी बेटी की भलाई चाहते थे, लेकिन उनके सोचने का ढंग अलग था। और इधर प्रीति अपने पति के साथ रहना चाहती थी, लेकिन वह यह बात खुलकर बोल नहीं पाई थी। अब जब रिश्ता खत्म होने पर था तब दोनों ही तरफ से अफसोस हो रहा था। आज प्रीति को सिर्फ एक ही बात का संतोष था कि उसने अपनी माँ को आज कसकर सुनाया और अपने दिल की बात कह दी। कम से कम उन्हें एहसास होगा कि उन्हें पति का घर उजाड़ दिया है। इधर कमला जी की रात जैसे कांटे नहीं कट रही थी। अगले दिन सुबह सबने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अपनी बात अपनी माँ से कहने के बाद प्रीति रात में रोते रोते बिना खाए ही सोने चली गई थी। और सुबह सुबह सबने देखा कि प्रीति ने नई दुल्हन की तरह श्रृंगार किया हुआ था और अब वह वत्सावित्री व्रत की तैयारी कर रही थी। जब कमला जी की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने आश्चर्य से कहा, यह क्या प्रीति, तुमने सुहागिन की तरह श्रृंगार क्यों किया हुआ है? क्योंकि मैं अब भी सुहागन हूँ। तलाक मेरे और जोगिंदर के रिश्ते का हुआ है, पर मेरे पति जोगिंदर अभी जीवित है और इस नाते मैं अभी भी सुहागन हूँ।
मुझे आज श्रृंगार करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी बहू यह व्रत रख सकती है तो आपकी बेटी में क्या कमी है? मैं भी यह व्रत रख सकती हूँ। समझी, आप हमेशा से चुप चुप सी रहने वाली प्रीति जैसे पिछले कुछ दिनों से एकदम ज्वालामुखी की तरह हो गई थी। अब कमला जी कुछ नहीं बोल पा रही थी, पर उसकी भाभी विभूति कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। हम उम्र होने की वजह से वह प्रीति की भावनाओं को बहुत हद तक समझने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वह बहुत ही शांत होकर इस विपरीत स्थिति का सामना कर रही थी। और थोड़ी देर बाद जब प्रीति पूजा कर रही थी, तब कमला जी अपनी बेटी को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। पूजा करने के बाद प्रीति अपने कमरे में चली गई और जार जार रोने लगी। आज उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जो हरकत की थी वह क्यों की थी। क्या उसके मन में जोगिंदर से मिलने की इतनी लालसा है? क्या वह फिर से जोगिंदर के साथ रहना चाहती है? पर अब क्या करे? अब तो तलाक भी लगभग हो ही गया है। उस दिन विभूति ने भी पूजा की और अपने कमरे में चली गई। कोई कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहा था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, इस स्थिति में क्या बेहतर है। इन सब में सबसे ज्यादा परेशान विभूति हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं प्रीति के मन में इतना दुख होने का एक कारण वह भी है, क्योंकि जब से वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब से कमला जी का ध्यान अपनी बेटी से ज्यादा बहू पर चला गया था। विभूति के ऐसा सोचने के पीछे एक कारण यह भी था कि इन दिनों बार बार प्रीति अपनी माँ को यही कहती रहती थी कि आप अपनी बहू पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं, बेटी पर नहीं। इस वजह से विभूति को और भी बुरा लग रहा था और सुबह तक विभूति ने फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। विभूति को अब प्रीति की हालत देखकर सहानुभूति हो रही थी और उसने अपने पति विजय से मिलकर प्रीति और जोगिंदर को फिर से मिलाने का प्लान बना लिया। अभी अगले महीने प्रीति और जोगिंदर के तलाक की आखिरी हियरिंग थी, सो जो भी करना था उसके पहले ही करना था। 2-3 दिन बाद विभूति और विजय ने कमला जी को भी अपनी मंशा बताई तो उनकी आंखें छलक पड़ी। उन्होंने विभूति के सिर पर हाथ फेरकर ढेरों आशीर्वाद दे दिया। उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बहू इतनी नेक दिल की है जो अपनी ननद के लिए इस गहराई तक सोच सकती है। उन्होंने सजल नेत्रों से विभूति को यही कहा, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है तुम्हें बहू। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है जो मेरी बेटी के चेहरे की मुस्कुराहट वापस लाना चाहती है। इस पर विजय ने चुहल करते हुए कहा, बहू बड़ी लायक है ना, और बेटा तो नालायक है। तभी तो सारा क्रेडिट बहुरानी को ही दिया जा रहा है। उसकी इस मासूम हरकत पर रोते रोते भी कमला जी को हंसी आ गई और बोली, तू मेरा लायक बेटा है, तभी तो इतनी समझदार बहू मिली है। इस बात पर सब हंस पड़े। अविनाश जी भी उनकी हंसी में शामिल हो गए। अब ज्यादा कमला जी और अविनाश जी का आशीर्वाद मिल गया तो आगे का काम ज्यादा मुश्किल नहीं था। विजय ने जोगिंदर को फोन करके उससे व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहा तो जोगिंदर ने बिना किसी नानुकुर के उसका प्रस्ताव मान लिया। फिर जमशेदपुर से विजय जोगिंदर से मिलने अहमदाबाद गया और मिलने पर विजय ने अपनी मंशा स्पष्ट करते हुए कहा, जो कुछ भी हुआ उसमें प्रीति का कोई दोष नहीं। वह आज भी आपको ही अपना पति और अपना सब कुछ मानती है। फिर जब विजय ने संक्षिप्त में प्रीति की हालत का बखान किया तो सुनकर जोगिंदर भावुक होकर रोने रोने को हुआ। आखिर उसने भी तो प्रीति को मन से पत्नी स्वीकार किया था। उसने कहा, मैं भी प्रीति के बिना खुद को अधूरा समझता हूँ और अब तो घर में भी सब अपनी गलती समझ गए हैं और प्रीति की कमी बहुत महसूस करते हैं। कुछ दिनों बाद प्रीति और जोगिंदर के डाइवोर्स के फाइनल हियरिंग से पहले ही प्रीति की विदाई की फाइनल डेट आ चुकी थी और अब प्रीति खुश थी, बहुत खुश। पर कोई था जो प्रीति से भी ज्यादा खुश था, सबसे ज्यादा खुश, और वो था जोगिंदर। दोनों के बीच गलतफहमी की दीवार ढह चुकी थी और अब आगे के सफर में दोनों विश्वास की मजबूत नींव के ऊपर अपना घरौंदा बनाने चले थे। प्रीति की विदाई में आगे बढ़ चढ़कर जो साथ दे रही थी वह थी उसकी प्यारी सी भाभी विभूति। प्रीति मन ही मन अपनी भाभी और भैया की शुक्रगुजार थी जिन्होंने अपनी तरफ से पहल करके एक बार फिर से प्रीति का घर बसा दिया था। अब कमला जी अपनी बेटी के दिल का हाल आराम से बड़ी आसानी से पढ़ पा रही थी और अब प्रीति को भी अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं थी कि विभूति ने अपनी नेक नीयत से सबके दिलों के मैल को धोकर
रिश्ते के आंगन को अपने प्रेम और सद्प्रयास से लिपकर एकदम चिप्पन जो बना दिया था। सच अगर ननद भाभी का रिश्ता स्वार्थ से परे सौहार्द से परिपूर्ण हो तो कभी किसी ननद का घर ना उजड़े और ना ही कोई भाभी खुद को अस्तित्वहीन समझे। अब प्रीति के नहर से ससुराल तक प्रेम और विश्वास की एक ऐसी कड़ी जुड़ गई थी जो सबके दिलों को भी जोड़ गई थी। तो दोस्तों, विभूति ने जो किया क्या वह सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।